चार्ज है, BF3 तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लोन पेयर है, CH2 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल में कैसे रिप्रेजेंट करना, तो आप पाएंगे HS माइनस और ट्राइमेथाइलमीन ये दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं या करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अच्छा, द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज, ओह माय गॉड, अगर ये किसी स्पीशीज से जुड़े हुए हैं तो लीविंग ग्रुप ऑर्डर क्या है, तो ऐसा पूछा है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। क्या आप देख सकते हैं यहाँ -1/3 चार्ज है किस पर, ऑन ईच O एटम, यहाँ -½ चार्ज है ऑन ईच O एटम। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जितना वेल डिलोकलाइज्ड होगा, कहीं भी ऑक्सीजन या किसी पर भी अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 and 2 आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 and 4। ठीक, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन था, पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर रखूं तो लीस्ट बेसिक होगा वो जिसमें शक्तिशाली -I ग्रुप लगा है। Power on. 1 is least basic, 1 से ज्यादा है 2, और 2 भी बहुत ही पुअर बेस है। Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone Grenade. अब फिर आएगा oops, battery low, कम बेसिक है, क्यों? क्योंकि हम माइनस चार्ज -1 से थोड़ा कम है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर चला गया, पर बेंजीन रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स है, तो कार्बन पर माइनस कम है, उसमें अच्छे से डिलोकलाइज नहीं हुआ था, ऑक्सीजन को ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी तो ऑर्डर हो जाएगा, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 3। This is the order of leaving group ability. Right? Absolutely right. In nucleophilic substitution reactions, the leaving ability order for the following species is, तो हमने निकाल ही लिया था, देख लेते हैं, आंसर टिक करना होगा। 1 2 4 3, सबसे मस्त है 1, सबसे खराब है 3, सबसे मस्त है 1, सबसे खराब है 3, D is the answer. Yes, D is the answer. There we are. अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, कौन शानदार न्यूक्लियोफाइल है, हमसे पूछा है, देखते हैं। ONA, सोडियम कोई आयनिक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है तो उसका होना ना होना यहां बराबर है, एक्चुअली इट इज O-, एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग ये O- है, सोडियम तो टाइम पास के रूप में साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी ऐसे ही कल्पना कर लें आप, ये है, अच्छा, OCH3 शक्तिशाली प्लस है, ये +I, ये है -I और ये है -M, ये इलेक्ट्रॉन देगा बहुत सारे, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये कम कम देगा, थोड़ा कम है, ये विड्रॉ करेगा तो और कम है, ये बहुत विड्रॉ कर लेगा NO2 तो सबसे कम है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दीज फिनॉक्साइड आयंस, राइट। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, और सॉरी एप्रोटिक क्या था, जो H+ न दे वो एप्रोटिक, और H+ कौन देता है, इफ H is attached to any atom of group 17, 16 या नाइट्रोजन, it is protic। अगर हाइड्रोजन हैलोजेंस में HF, HCl, HBr, HI प्रोटिक हैं, H2O, H2S, H2SE, H2TE प्रोटिक हैं, NH3 प्रोटिक है, बस बस बहुत हो गया, और कुछ मत बोलना, बाकी सब ये प्रोटिक। तो
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, तो ये तीनों कैसी हैं? ये तीनों प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। वाओ, ये क्या है? ये है ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट। देख लीजिए, याद आया? अच्छा है। Which one of the following has maximum nucleophilicity? Oh my God! ऑक्सीजन की दो कौड़ी हैसियत नहीं है नाइट्रोजन के सामने, और नाइट्रोजन की कोई स्टैंडिंग नहीं है साक्षात कार्बन के सामने। कार्बन आयन बहुत शक्तिशाली बेस और परम शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत 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 ही तगड़े न्यूक्लियोफाइल्स। Nobody compares with the carbon ions as such, right? Which is the strongest nucleophilic site in the following species? एक स्पीशीज है, इसमें सबसे मस्त न्यूक्लियोफाइल कौन है? किसकी शक्ति ज्यादा है? यहां कार्बन पर माइनस है, यहां ऑक्सीजन पर माइनस है, यहां ऑक्सीजन पर माइनस है। ऑक्सीजन पर माइनस इतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, कार्बन पर माइनस वाले ज्यादा होते हैं। अब यहां पर ये और यहां ये पूरा डिलोकलाइज्ड है ऑक्सीजनों पर, और यहां ये कार्बन पर ही बैठा है। तो अगर कार्बन पर बैठा है तो आप पाएंगे ज्यादा शक्तिशाली बेस भी है और ज्यादा शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल भी है, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऑल राइट। Which is the following? Which of the following is our ambident nucleophiles? उभयदंती, एक से ज्यादा दांत वाले कौन हैं? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। NO2 माइनस, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, यस। साइनाइड, कार्बन या नाइट्रोजन, यस। HSO3 माइनस, O या S, यस। क्लोराइड ना, क्यों? एक ही तो एटम है, तो एम्बिडेंटेड कैसे हो सकता है? ABC तीनों है जी, हाँ, ऑल थ्री आर द आंसर्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज आर, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का सही ऑर्डर, सही क्रम क्या है? आइए देखें। आपके पास है सल्फोनेट आयन और COO माइनस, ये बेटर लीविंग ग्रुप्स हैं, सही है। CF3 और CCl3 में CF3 ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी सही है। साइनाइड और आयोडाइड नहीं, आयोडाइड इज अ बेटर लीविंग ग्रुप ना, साइनाइड से अच्छा आयोडाइड। क्यों? आयोडाइड इज अ वीक, द आयोडाइड तो न्यूट्रल ही है लगभग, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर होगा, थोड़ा सा ध्यान ही है। NH2 माइनस OH माइनस अक्रॉस द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो लीविंग ग्रुप कैपेसिटी बढ़ जाती है। गलत है दोनों, गलत है, बिल्कुल गलत। मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, ओ माय गॉड, ये किसकी है? आइए देखते हैं। आपके पास है CH3 होल थ्राइस C माइनस, कार्बन आयन NH2 माइनस, तो बहुत शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है। CH3O माइनस और OH माइनस, ओ माय गॉड। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन में अगर माइनस चार्ज है तो वो बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, और साथ में अगर मिथाइल भी लग गया, थोड़ी बल्क बढ़ा दी, थोड़ा और कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज C, मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी है CH3ONA। फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, कार्बन आयन बहुत ज्यादा होता है भैया, गलत बात बोल रहे हो। माइनस चार्ज आया तो अच्छा है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में कॉन्जुगेट बेस ऑब्वियसली विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। अमोनिया, पानी में अमोनिया ज्यादा है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, सच है। और ये क्या है? नाइट्रोजन या फास्फोरस डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर्स आर B एंड C। ट्रेंड्स याद रखने हैं आपको, प्लीज नोट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर मैंने सब रिवाइज कराया था, वही काम आ रहा है, वो आपको याद होना चाहिए, राइट? चलो और देखते हैं SN1 रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बिल्कुल देखते हैं, चलो। SN1 is a unimolecular two-step process। अब हम इसके बारे में फिर से बात कर रहे हैं। यूनिमोलिकुलर क्यों? उसमें जो RDS था, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जो सबसे स्लो स्टेप, क्रूशियल स्टेप था, वो क्या था? वो अपने देखा था CH3 होल थ्राइस CBr दे रहा है CH3 होल थ्राइस C प्लस प्लस Br माइनस।
ओनली वन मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। 2 स्टेप्स क्यों? पहला स्टेप था डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 2 स्टेप है, बिल्कुल सही है। फिर अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, बिल्कुल सच है। हेंस रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अपने एग्जांपल में भी देखा था, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो जरूर होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो होकर ही रहेगा। ठीक है। एक मजे की बात और बताऊं क्या? बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, सुन रहे हैं। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की शक्ति और उसके कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में हो या कम हो, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। जब तक वो है, होना तो चाहिए, है ही तो बात ही नहीं कर सकते। अगर वो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन जैसा चल रहा है SN1 का, वैसे ही चलता रहता है। ये कितनी अजीब बात है, अजीब जरूर लगती है और ये बिल्कुल सच है। अच्छा, ठीक है। हाँ, SN1 का रेट किसी एक चीज पर डिपेंड जरूर करता है। किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 बढ़ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा दूसरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियोफाइल बढ़ा दो, घटा दो, अच्छा कर दो, घटिया कर दो, नो चेंज, नो चांस, नथिंग। देयर वी आर, बस। ठीक है। RDS भूल तो नहीं गए आप? बताया तो था आपने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन 2, 3, 4 स्टेप्स में हो रहा है तो स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। One step in a multi-step reaction is typically slower than all others. ठीक है? Then the rate of overall reaction is same as the rate of slowest step. जितने रिएक्शन से, जितने रेट से स्लोएस्ट स्टेप होगा, उतने ही रेट से ओवरऑल रिएक्शन होगा। और ये वैसे कैसे हो सकता है? घर बनवा रहे हैं आप जी, और घर में 4 कमरे हैं। हाँ जी, चारों कमरे साथ साथ बन रहे हैं। एक कमरा 1 महीने में बन गया, दूसरा 2 महीने में, तीसरा 6 महीने में, चौथा 3 महीने में। तो टोटल घर को बनवाने में कितने महीने लगे? हाँ। पहला कमरा 1 महीने में बन गया, और साथ साथ बन रहे थे चारों कमरे। पहला 1 महीने में, दूसरा 2 महीने में, तीसरा 6 महीने में, और चौथा 4 महीने में। टोटल घर को बनवाने में कितने महीने लगे? 6 महीने। और 6 कैसे लगे? अरे शुरू से तो बनवा रहे हैं ना, तो जब तक ये 6 महीने में लगेंगे, हो सकता है शुरू करने में 1, 2, 4 महीने बाद बाकी कमरे बन गए, पर जब तक एक भी कमरा अधूरा है तब तक घर तो अधूरा है। बात तो सही है। तो सबसे स्लो कमरे को बनने में 6 महीने लगे, तो हमने कह दिया घर को भी बनने में 6 महीने लगे। अच्छा, बात तो सही है आपकी। जी हाँ, बात तो सही है। राइट, ठीक है। The slowest step is called the rate limiting step या rate determining step। बिल्कुल यही है लिमिटिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS। ठीक है। ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। क्या है? आपके पास एक किप्स सेपरेटर्स जैसा एक बर्तन है, ऊपर सैंड भरी हुई है, और आप देखते हैं नीचे धड़ 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 छेद से सैंड गिर रही है। हाँ, कितना मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा है। तो अब अगर आप देखें, यहाँ पे तो गर्दन पतली है और ये गर्दन थोड़ी मोटी है जी, लेकिन पतली सही। आप देखें, जो सैंड गिर रही है वो तो पतले वाले के हिसाब से ही गिरेगी। ठीक है, फाइन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग। अब ये देखिए, ऊपर की गर्दन नैरो है, यहाँ की और यहाँ की ओपनिंग्स लार्ज हैं, एक की बहुत बड़ी है, यहाँ पे देखिए, है ना। इट मेक्स नो डिफरेंस, सैंड जैसे गिर रही थी गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखें कि लार्जेस्ट ओपनिंग को नीचे शिफ्ट कर दिया, अरे गिर तो वैसे ही रही थी ना, क्या फर्क पड़ेगा उसको, बेवकूफी की बात। यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कुछ भी करो, बस जाना चाहिए उसको, कितना बड़ा है कितना छोटा, हु केयर्स। फाइन, समझ में आ गया, है ना। अगर बीच वाले को नैरो कर देंगे तो क्या होगा? सैंड धड़ 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 गिरेगी खूब सारी, यहाँ इकट्ठी होनी शुरू होगी, लेकिन इसमें से फिर गिरेगी। अच्छा, और चूंकि ये नैरो है तो गिरेगी तो उसी रेट से। अच्छा, इसमें से जितनी गिर सकती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट आएगा।
बात तो सही है, एक्स्ट्रा यहाँ इकट्ठी हो सकती है, यहाँ से हट के यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कोई बात नहीं है। और प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल जो पहुंचेगी, वो तो जो सबसे नैरो में से जितनी निकल पा रही है उसके हिसाब से ही बनेगा। हाँ जी, तो ये हमारा आरडीएस है। अच्छा, ये बॉटलनेक है, जी हाँ, ये आरडीएस है। अब जब हमने मैकेनिज्म देख लिया है, न सिर्फ मैकेनिज्म बल्कि वो ग्राफ आप सब बना लिया है, नाउ आई थिंक इट्स टाइम वी टॉक अबाउट कि भाई SN1 रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। क्या? जी हाँ। अभी SN1 रिएक्शन में क्या क्या है, एक तो सॉल्वेंट है, उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड करेगा, और मेन चीज जो है कि भैया किसके ऊपर हो रहा है रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफाइल का तो SN1 रिएक्शन में महत्व है नहीं, उसके कॉन्सेंट्रेशन का, उसके नेचर का कोई मीनिंग नहीं है, और जो सबस्ट्रेट है वो जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जहां कार्बोकैटायन बन रहा है, उसका महत्व है, उसका बहुत महत्व है। तो यस, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, बिल्कुल करता है। जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे SN1 का रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। दिस इज वेरी वेरी पुअर SN1। अगर प्राइमरी है या मिथाइल है तो न के बराबर माने, बहुत रेयर केसेस में वहां आपको SN1 देखने को मिलेगा। सेकेंडरी और टर्शरी जरूर कूद कूद कर SN1 कर देते हैं, और या कोई और स्टेबल कार्बोकैटायन हो उसका भी स्वागत है, वहां भी SN1 होने के चांसेस बकायदा हैं। राइट, ठीक है। जैसे डेटा से कंपेयर करते हैं, आप देखिए, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, हाँ जी, और आपके पास देखिए यहां पर CH3 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 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ओ माय गॉड, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन देखिए, तो ये 12 लाख गुना है। किसके बजाय इसके कि अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी होता है ना, प्राइमरी को जीरो नहीं, प्राइमरी को टेंडिंग टू जीरो है, व्हाटएवर की, मतलब प्राइमरी पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही पुअर हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी में भी देखें तो बड़ा है, कितना, 11.6 रिलेटिव रेट, मतलब अगर इसको जीरो के इसको 1 बोलना चाहिए कायदे में, प्राइमरी के रिलेटिव जितना है रेट प्राइमरी का, उसका लगभग 11 गुने के आसपास रेट है सेकेंडरी का, और 12 लाख गुना है टर्शरी। तो टर्शरी तो जैकपॉट है, टर्शरी हो गया फिर तो SN1 SN1 SN1। प्राइमरी में बिल्कुल नई टेंडेंसीज है, सेकेंडरी भी लाइक ठीक है करा लेंगे, पर इट्स नॉट अ बिग डील। टर्शरी इज अ बिग 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 डील। राइट राइट, ठीक है। एक और चीज कहा जाता है, it is a regioselective reaction where the most stable carbocation gives the major product. क्या मतलब है इसका? well, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी ऐसी संभावना है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट संभव हैं, दो या दो से ज्यादा लोकेशन पर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, और उसमें से सेलेक्टिवली किसी एक के पास ही जा रहा है और दूसरे के पास नहीं जा रहा न्यूक्लियोफाइल, तो हम कहेंगे वो रीजियो सेलेक्टिव है। रीजियो मतलब, इसको देखिए रीजन से, रीजन मतलब, वैसे तो रीजन एक एरिया होता है, अब एटम में कौन सा एरिया निकालेंगे, मतलब एक लोकेशन होती है ना, तो ये लोकेशन सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये छांट कर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन के पास चला जाता है न्यूक्लियोफाइल, और वहीं जाकर रिएक्ट करता है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, अगर रीअरेंजमेंट संभव है, तो आप पाएंगे रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। रीअरेंजमेंट के पहले उतना मजा नहीं आएगा, उस प्रोडक्ट में कोई खास दम नहीं होगा। इफ द रिएक्शन कैन अकर पोटेंशियली टू और मोर एट टू और मोर लोकेशन, तो आपको दो या उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिल सकते थे, और उनमें से अगर कोई एक प्रिडोमिनेट करता है, तब हम कहेंगे रीजियो सेलेक्टिव है। तो क्या ये रीजियो सेलेक्टिव है? बिल्कुल शुरुआत के एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो, हमारे पास कुछ ऐसा था, क्लोराइड है ना, और हमने कहा कि भाई कार्बोकैटायन बना, ठीक है, और अब रीअरेंजमेंट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये बन गया, और फिर यहां पे पानी आ गया, टिंग 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 OH, और यहां पर तो क्या ये बनेगा? हमने कहा था ना ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो आप देखिए दो अलग अलग संभावनाएं थी,
और काफी मेजर क्वांटिटी में अगर एक बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो हम कहेंगे ये रिजियो सेलेक्टिव है। ऐसा बोलेंगे कि ये रिजियो सेलेक्टिव है। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, चलो, सबसे तेज एसएन1 कौन सा देखा? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड? आई मीन हार्डली अ क्वेश्चन। अभी तो जस्ट बात ही हुई थी। प्राइमरी बहुत सड़े होते हैं, मिथाइल सबसे सड़े हैं, प्राइमरी बहुत सड़े हैं, सेकेंडरी ठीक है और टर्शरी शानदार है एसएन1 मैकेनिज्म के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगला, फास्टेस्ट एसएन1 बनेगा कौन? आपके पास है प्राइमरी, आपके पास है टर्शरी। प्राइमरी आउट है, इसमें से तो टर्शरी जीत रहा है। और क्या क्या आपके पास है सेकेंडरी और आपके पास है सेकेंडरी। हाँ, न प्राइमरी न सेकेंडरी जीतेगा भाई, जीतेगा टर्शरी कार्बोकैटायन जीतेगा। बॉम्बे बी इज द आंसर। डन डन। ये सब तो ठीक है, हमको ये भी पता लग गया कहां पे अच्छा हो रहा है, कितना तेज हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या एसएन1 रिएक्शन के साथ कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री जुड़ी हुई है? वेल, शायद बहुत खास नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें, एसएन1 रिएक्शन में बीच में बनता है कार्बोकैटायन। जी हाँ, एसएन1 मैकेनिज्म में बीच में बनता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री क्या है? कार्बोकैटायन चपटा चपाट प्लेनार है, बिल्कुल। और जैसे यहां पे था आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन क्योंकि प्लेनार है, इसकी एम्प्टी पी ऑर्बिटल को देखिए आप ऐसे। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी रिएक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी रिएक्ट कर सकता है। ऊपर से नीचे से कहीं से भी आ सकता था न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 50-50% चांसेस है अटैक के। हाँ जी। अब अगर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कायरल नहीं है। पर अगर रिएक्टेंट कायरल था तो ये बाकायदा संभावना है। और स्पेशली मैं कहता हूं अगर प्रोडक्ट कायरल है, रिएक्टेंट की तो ऐसी तैसी, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बोकैटायन बना और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए मिथाइल, यहाँ पर आपके पास इथाइल, और यहाँ पर है मान लीजिए आपके पास कुछ और है, मान लीजिए एच ही लगा है ना, ठीक है, इस तरह से ये कार्बोकैटायन है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए OH जुड़ा या ब्रोमाइड जुड़ गया मान लीजिए, या नीचे से ब्रोमाइड जुड़ गया, तो क्या आप देख सकते हैं आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो दोनों एनैंशियोमरिक होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। कैसे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ द फेसेस गिव्स एनैंशियोमर्स। हाँ जी। अच्छा, लेफ्ट से या राइट से कहां पे अटैक के चांसेस ज्यादा हैं? अरे प्लेनार है भाई, तो जितना चांसेस यहां से अटैक के हैं उतने ही चांसेस यहां से अटैक के हैं, 50-50। और अगर 50-50 चांसेस हैं अटैक के, और अगर 50-50% चांसेस हैं अटैक के, तो बस यही बोल देते हैं आपके पास कार्बन है MEET H, सॉरी ऐसे Me है, ET है, ऊपर से मान लीजिए ब्रोमाइड आ रहा है ऐसे, है ना, H इस तरह से, और या आपके पास ब्रोमाइड नीचे से आ रहा है, इथाइल ऊपर चला जाएगा, मिथाइल ऐसा दिखने लगेगा, H ऐसे आ जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। और ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? आप पाएंगे ये दोनों प्रोडक्ट मिरर इमेजेस होंगे, ये एनैंशियोमर्स होंगे। If the product of SN1 reaction, if the product of SN1 reaction is chiral, और जहां रिएक्शन हुआ है, जहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, जहां न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुआ है, अगर वो सेंटर कायरल है, बाजू में कहीं कायरलिटी हो तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो एक अलग चीज हो गई है ना। तो अगर वो सेंटर कायरल है तो आप पाएंगे आपको रेसिमिक मिक्सचर में जाए, ठीक है ना, अच्छी बात है। फिर से देख लीजिए, R1 R2 R3 थे, ब्रोमाइड निकल गए महाराज, आपको मिल गया ये कार्बोकैटायन जो प्लेनार है, ऊपर से अटैक हुआ, ये बन गया प्रोडक्ट। आसान है, आप देखिए, सी पे R1 हल्का सा नीचे झुक गया, बाहर वाला बाहर रहा, अंदर वाला अंदर रहा, बस फ्लैट होने की बजाय हल्का सा नीचे झुक गए और न्यूक्लियोफाइल ऊपर आ गया। ठीक है, फाइन, चलेगा, जी लेंगे इसके साथ हम। दूसरा कौन सा है? ब्रोमाइड निकला तो सही, न्यूक्लियोफाइल उल्टी तरफ से आ गया,
हाँ जी, तो ये ऐसा बन गया, बिल्कुल ठीक है भैया। तो एक जिसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जहां से ब्रोमाइड निकला था वहीं से न्यूक्लियोफाइल आ गया, और दूसरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जहां से ब्रोमाइड निकला था उसके उल्टी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ गया। क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। 50-50 होंगे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, तो जिस साइट पर SN1 रिएक्शन हो रहा है अगर वो साइट कायरल है तो SN1 का प्रोडक्ट में रेसिमाइजेशन हो जाएगा। जी हाँ, SN1 के प्रोडक्ट में रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। आइडियल SN1 है तो हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली सच तो यह है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। क्यों? जब लीविंग ग्रुप जा रहा होता है तो उसको जाते जाते कुछ समय लगता है ना, एकदम से गायब थोड़े हो जाएगा। उतनी देर में कोई पीछे से अटैक मार दे, मार सकता है। तो इन्वर्जन ज्यादा होगा, उल्टी तरफ से ज्यादा आएगा। जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है उसी तरफ से अगर दूसरा आना चाहे थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, चांसेस कम रहते हैं। ये वैसा है जैसे ट्रेन है, मान लीजिए। अब ट्रेन के डब्बे, आपने कभी ट्रेन देखी होगी जीवन में, राइट? ट्रेन के डब्बे में चढ़े भी होंगे। उसमें ट्रेन में आमने सामने दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे से कोई उतर रहा है और अगर उसको उल्टी साइड पे भी दरवाजे से कोई चढ़ पाए, वैसे तो क्या होता है कि एक तरफ स्टेशन की पटरी होती है और एक तरफ तो मतलब वो प्लेटफॉर्म होता है, दूसरी तरफ पटरियां होती हैं, तो पटरियों से चढ़ना मुश्किल होता है। पर अगर मान लीजिए दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है और बीच में गाड़ी आ गई, दो तरह के लोग गाड़ी में घुसना चाह रहे हैं डब्बे में। कौन से? एक तरफ से इट्स समथिंग लाइक जैसे ट्रेन है, ट्रेन में यहां भी गेट है, यहां भी गेट है, आमने सामने है। अब यहां से लोग उतर रहे हैं और ये खाली है, यहां कोई नहीं उतर रहा। अब आप यहां से चढ़ेंगे या यहां से चढ़ेंगे? दोनों तरफ से चढ़ सकते हैं इन प्रिंसिपल, क्योंकि गेट दोनों तरफ है। हाँ जी, पर जहां से लोग ऑलरेडी उतर रहे हैं वहां से अगर आप चढ़ना चाहेंगे उनको धक्का मारते हुए, तो वो कहेंगे यार उतर तो जाने दो हमको पहले, थोड़ा रुक जाओ। हाँ जी, ठीक है। और तब भी आप नहीं मानेंगे, भिड़ते चले जाएंगे तो भी उनके उतरने के कारण कि अपना शरीर लेके उतरेंगे ना, वो गायब थोड़े हो जाएंगे, है ना? तो इस वजह से यहां से जिस तरफ से वो जा रहे हैं, जिस तरफ से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, अगर उसी तरफ से आप जबरदस्ती घुसना चाहेंगे आपको टाइम लगेगा, लीविंग ग्रुप अड़ जाएगा, बीच में अटक जाएगा। ठीक है। उल्टी तरफ से आना चाहेंगे तो उल्टी तरफ से आना आपके लिए आसान पड़ेगा। जी हाँ, निश्चित आसान पड़ेगा। तो आप पाएंगे प्रैक्टिकली we get a slightly higher proportion of inverted product in SN1। इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है किससे? रिटेंशन से। क्यों? उल्टे साइड से आना थोड़ा आसान होता है इसलिए। अच्छा, कैसे? आप तमाशा देख लीजिए। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, कोई कार्ल सेंटर है, अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ? लीविंग ग्रुप निकला, हाँ जी, और कार्बोकटाइन बना, बिल्कुल। और ये मत भूलना कि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज। अभी भी भले ही कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच हो गया और टूट गया हो, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अभी भी पकड़े हुए हैं। और इसको कभी कभी लोग एक नाम देते हैं, इसको इंटीमेट आयन पेयर का नाम देते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये आयन अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है तो आप देखो यहां से आना ज्यादा आसान है या उल्टी तरफ से? उल्टी तरफ से ज्यादा आना आसान है, तो उल्टी तरफ से ज्यादा याद आ जाएगा और आप कहेंगे देखो इन्वर्जन ज्यादा हो गया। बस इतनी सी बात है। इधर से आना उतना सरल नहीं है, वक्त तो दो कि निकल जाए। धक्का मारोगे, धक्का मारने में एफर्ट जाएगा। उधर से आना उतना आसान नहीं होगा और आप देखोगे रेसिमाइजेशन 100% नहीं होगा, रिटेंशन थोड़ी सी कम है, इन्वर्जन थोड़ी सी ज्यादा है। इस ठीक है, समझ गए हम। एग्जाम्पल दे दो और एग्जाम्पल देखिए। SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर प्राइमरी है तो आप पाएंगे SN1 इतना आसान नहीं है। अगर आपको लीविंग ग्रुप को निकालना है तो आपको उसको रिश्वत देनी पड़ सकती है। कैसे? ब्रोमाइड को नोचना है तो आपने सिल्वर दे दिया कि भाई तो AgBr बना के PPT करा जाइयो, ये हो सकता है। या कोई ऐसी चीज डाल दी जो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर दे, या कोई ऐसी चीज डाल दी जो ब्रोमाइड से कॉम्प्लेक्स बना ले, तब आप पाएंगे ब्रोमाइड को नोच के निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और तब इस तरह की चीजें जो प्राइमरी आमतौर पर SN1 नहीं देता, पर रोते पीटते उसकी थोड़ी बहुत SN1 देने की भी टेंडेंसी हो जाए। ऐसा है, जी हाँ। प्लीज नोट, AgBr इतना शक्तिशाली एजेंट नहीं है, बहुत शांत से नहीं। अगर आपको बढ़िया SN1 कराना है
तो आपको अच्छा होता कोई बढ़िया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट खोलते जो एकदम खोजते या ऐड करते जो एकदम ब्रोमाइड को अच्छे से बाहर निकाल लेता है, राइट? जैसे AsCl3 या AsCl5 या AsBr5 इस तरह से। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी बड़े आराम से निकल जाता है, उसको दिक्कत नहीं होती। जब निकलेगा तो क्या बनाएगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा और क्लोराइड आयन। सिल्वर डाल दिया आपने तो वो AgCl धड़ाम से पीपीटी हो गई। सिल्वर के आयंस क्यों डाले जा रहे हैं? ताकि वो हैलाइड के साथ प्रेसिपिटेट करके उनको हटा लें और फ्री कैटायन छोड़ दें ताकि वो मस्ताने होकर अपना SN1 रिएक्शन करा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। जी हाँ, ये तो कायरल है बिल्कुल। तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, सिर्फ ये बताया जा रहा है यहाँ पर, राइट? बिल्कुल राइट। एक क्वेश्चन, चलते चलते एक क्वेश्चन। A solution of -1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5. अच्छा, due to formation of ये क्या है? Well, फिनाइल है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। वन क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ठीक है। इन टॉल्यूइन रेसिमाइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5। इसमें SbCl5 डाल दीजिए, क्या मिलेगा आपको? SbCl5 क्या करता है? SbCl5 प्लस Cl माइनस बनाता है SbCl6 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। बड़ा शानदार काम है। कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो क्लोराइड को वापस नहीं जाने देगा, कटायन बन के नाचेगा। कटायन बन के नाचेगा तो ठीक है, बन गया। लेकिन है तो इक्विलिब्रियम, बिल्कुल। तो SbCl5 ने एक बार तो क्लोराइड आयन को नोच के निकाले, आ जाओ हमारे साथ, आ गए। फिर कटायन देखेगा मेरे पास वहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, क्या मेरा क्लोराइड वापस कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अब जब ये कायरल था तो ये कुछ तो ये माइनस आइसोमर था, और जब क्लोराइड वापस आएगा, जब क्लोराइड वापस आएगा तो आप देखो वो टॉप या बॉटम कहीं से भी आ सकता है, और इसीलिए रेसिमाइज कर रहा है। तो इसमें बीच में क्या बना है? इसमें बीच में बना है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के बनने के कारण हो रहा है रेसिमाइजेशन, राइट? एब्सोल्युटली राइट। बच्चों, SN1 के ये फीचर्स आपको शिद्दत से लिखने हैं और याद करने हैं। SN1 SN2 मोस्ट क्रूशियल रिएक्शन है, इसमें कहीं कोई ढील नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको पक्का ढंग से याद करना चाहिए इनको। अच्छा, नोट्स एक बार सारे घर पे लिखें, और ये प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं आपको, कोई फर्क नहीं। आपको एग्जाम में नोट्स लेके थोड़ी जाओगे ना, आपको याद करना होगा। ये लिखे बगैर नोट्स याद नहीं होते। आपने अभी क्लास में लिखे, रात में सोने से पहले एक बार पूरे बोलना और लिख के देखना। You must write down the notes of SN1 and SN2 reactions at least 3 times. उसके बगैर ये मास्टर नहीं होंगे। और आप में से जिन बच्चों को लगता है कि उनके बहुत ज्यादा बुद्धि है, और ये मैं मूर्खों के लिए कह रहा हूं, बुद्धिमान बच्चों को 3 बार, और जो थोड़े से डल है याद करने में, उनको 8-8, 10-10 बार लिखना पड़ सकता है। इसमें कामचोरी मत करना, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। आज ही फटाफट SN1 रिएक्शन का जो लिखा है वो लिख लेना, राइट? प्रॉपर लर्न भी करना है और खुद लिख कर एक बार देखना है। इस पूरी तैयारी के साथ फिर मिलेंगे अगली बार। और देखो, आपने एक चीज मार्क करी होगी, स्टीरियो से बहुत आसान है। स्टीरियो एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम था, भले ही रिएक्शंस ये दोनों चैप्टर साथ में क्लब हैं, और स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल अलग बॉल गेम था, मैकेनिज्म्स बिल्कुल अलग बॉल गेम है। मैकेनिज्म्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।